हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। देखो, आज अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन अपन बात करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो इनकम आ रही है उसको चार्जेबल या टैक्सेबल करने का सेक्शन है। तो स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल बताता है कि एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा उस प्रॉपर्टी के हमारे पास ऑनरशिप होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मीन कोई भी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है और अपार्टमेंट है, बट एक्सक्लूड ऑफ द वैकेंट लैंड। खाली पड़ी जमीन कभी भी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। तो हमने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके जो रेंटल इनकम आ रही है, लेट आउट करके जो स्टूडेंट मेरे रेंटल इनकम आ रही है, वो रेंटल इनकम ही मेरे हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट दिखाई देगा। तो यानी मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया और लेट आउट करके जो रेंटल इनकम आ रही है वो मेरे हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। तो प्रॉपर्टी का मीन कोई भी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है और अपार्टमेंट है, लेकिन जो वैकेंट लैंड है वो कभी भी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होती है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर एक्स ए है, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लेट आउट की, तो ए को जो रेंट मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। बी ने इस प्रॉपर्टी को सब लेट आउट किया, तो ऐसे केस में बी को जो रेंट मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से अपन बात करते हैं, मिस्टर एक्स है, इसके पास खाली पड़ी हुई जमीन है, वैकेंट लैंड, जो कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं है। इसने इसको लेट आउट किया वाई को और उसे वैकेंट लैंड का रेंट मिल रहा है, तो ये किसका पार्ट होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वैकेंट लैंड इज नॉट कवर्ड इन द प्रॉपर्टी डेफिनेशन। अब प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझे अदर एमिनिटीज का भी पैसा मिलता है। जैसे मान लो कुछ पोर्शन पे बिल्डिंग बनी है, कुछ पोर्शन वैकेंट है, तो 80% मेन पोर्शन इज द बिल्डिंग और फिर 20% वैकेंट लैंड है। और रेंट को हम क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे कि बिल्डिंग के लिए कितना है, लैंड के लिए कितना है, तो ऐसे केस को बोलते हैं कंपोजिट रेंट। और इस केस में पूरा का पूरा अमाउंट ही हाउस प्रॉपर्टी में अपन कंसीडर कर लेंगे, जिसके अंदर मेन क्या आ रहा है? बिल्डिंग। लेकिन रेंट को सेपरेट करना पॉसिबल है, तो ऐसे केस में बिल्डिंग वाला पोर्शन है वो तो जाएगा आपके हाउस प्रॉपर्टी में, और जो वैकेंट लैंड है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इस तरह से अपन बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर आपको आपके और अदर एमिनिटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो अदर एमिनिटीज आपके दी जा रही है, तो ये अदर एमिनिटीज का भी रेंट आप कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल हो जाएगा, यदि रेंट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन रेंट को सेपरेट करना पॉसिबल है और हम टेनेंट से, जैसे लिफ्ट के लिए अलग से चार्ज करें, स्विमिंग पूल के लिए अलग से चार्ज करें, गार्डन के लिए अलग से चार्ज करें, पार्किंग स्पेस के लिए अलग से चार्ज करें, तो इन अदर एमिनिटीज के लिए जो पैसा चार्ज करें तो वो आपका पार्ट बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी के टेरिस पे, छत के ऊपर हमने होल्डिंग्स लगा दिए या फिर टावर लगा दिए, और हमें इन टावर का रेंट मिल रहा है, तो ये टावर का रेंट हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाएगा, और ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके लिए केस भी है, मुखर्जी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड का केस है, जिसके अंदर कहा कि टावर का रेंट और होल्डिंग का रेंट है वो पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट अपन यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी जिसमें रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, 4 रूम इस केस में आपको दिखाई दे रहे हैं। रूम 1 हमने सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया, रूम 2 हमने लेट आउट कर दिया फॉर रेजिडेंस, रूम 3 लेट आउट कर दिया फॉर गोडाउन, रूम 4 लेट आउट फॉर शोरूम। लेकिन मुझे तो रेंट आ रहा है ना, तो ऐसे केस में ये पूरा पार्ट ही मेरा किस में माना जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में माना जाएगा। तो पूरा का पूरा पार्ट स्टूडेंट ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। लेकिन मैं बात करूं, यदि मैंने इसमें से कुछ पोर्शन मैंने यहां पर अपने खुद के बिजनेस में यूज कर लेता हूं, जैसे मैंने ये शोरूम को खाली करा के खुद का शोरूम खोल लिया या खुद का ऑफिस खोल लिया, इसको मैंने गोडाउन अपना खुद का बना लिया, तो जैसे ही प्रॉपर्टी मैंने खुद के ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर ली, तो वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैलकुलेशन होगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। वो फिर कैलकुलेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन जो पार्ट मैं खुद के रहने के लिए और लेट आउट किया फॉर रेजिडेंस के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। और जैसे ही मैंने अपना खुद का शोरूम खोल लिया, तो दिस पार्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दिस पार्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो एंटायर अमाउंट विल बी पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। कब होगा? ऊपर वाले केस में, जब मैं प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज कर रहा हूं, मैंने लेट आउट किया रेजिडेंस के लिए, ऑफिस के लिए, शोरूम के लिए, तो पूरा का पूरा रेंट आ रहा है मेरे पास, हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो वो फिर हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा, अदर सोर्सेज में कंसीडर हो जाता है। अब यदि एससी का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टी को किराए पे देना, एससी का मेन ऑब्जेक्ट है क्या है? प्रॉपर्टी को किराए पर देकर रेंटल इनकम कमाना। तो जब मेन ऑब्जेक्ट यदि प्रॉपर्टी को किराए पर देकर रेंटल इनकम कमाना है, तो जिसका पार्ट ऑफ पीजीपीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। याद करो, मैंने बताया था कि अपन बिजनेस के अंदर गोडाउन लेट आउट कर रहे थे और उस पर 35 एडी में डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। जैसे बड़े बड़े अडानी अंबानी के जो गोडाउन है, वेयर हाउस है, उनका रेंटल इनकम आ रहा है, तो उनके लिए बिजनेस इनकम मान जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी मान जाएगा। इस तरह से आपने होटल बना दिया, होटल को लेट आउट करके रेंटल इनकम आप कमा रहे, तो ये होटल का रेंट भी आपके मिल रहा है, किसका पार्ट होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट माना जाएगा।
ना कि हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से जो पीजी चला रहे हैं, मैंने कहा पीजी मतलब पीजीवीपी, पीजी मतलब पीजीवीपी, आपके पीजी चला रहे हैं तो पीजी का रेंट उनको मिल रहा है, तो वो रेंट उनके लिए बिजनेस इनकम है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। इसके साथ साथ आपके आता है कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, और यहां पर आप फ्लैट बनाकर बेचते हो। लेकिन कुछ अनसोल्ड फ्लैट रह गए जो नहीं बिके, वो आपके पास रह गए, तो फ्लैट बिजनेस इनकम आएगी, फ्लैट बिजनेस इनकम आएगी, वो तो बिजनेस का पार्ट है। लेकिन जो नहीं बिके वो फ्लैट आपके पास रह गए, आप उनको किराए पर देकर रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो बिजनेस नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी ही मान जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही स्टूडेंट वो इनकम आपके टैक्सेबल की जाती है। इसके बाद अपन देखा कि रियल एस्टेट के अंदर अपन देखते हैं, यहां एक और चीज लेके आए कि जब आपके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट आता है, उस डेट के एंड से 2 साल तक, उस डेट के एंड के फाइनेंशियल से, जैसे 31 मार्च जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट आया, उस फाइनेंशियल के एंड से, जैसे कभी भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट आया, उस डेट के फाइनेंशियल एंड करो। फाइनेंशियल एंड हुआ कब, 31 मार्च 2026 को हुआ, तो इससे 2 साल तक हम इस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। 2 साल तक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 साल के बाद प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, व्हाटएवर, आपने लेट आउट नहीं भी किया तो भी डिम्ड लेट आउट मान ली जाएगी। 2 साल जैसे एक्सपायर होंगे तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, डिम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यानी जब आपके फ्लैट वगैरह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, तो जिस दिन भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस डेट के फाइनेंशियल को एंड मानो, फाइनेंशियल के एंड तक मानो, उस डेट से फाइनेंशियल के एंड तक आ जाओ। यानी 31 मार्च 2026 आ गया, इस साल आया, तो 31 मार्च 2026 से 2 साल काउंट कर लो, तो 31 मार्च 2028 तक ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएगी। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हम क्या मान लेंगे, अपने आप डिम लेट आउट मानते हुए से टैक्सेबल कर दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि एसएससी के पास यहां पर कोई भी एसएससी है, उसके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने क्या कर रखी है स्टूडेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है। उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो उसने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है। अब सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर हमारे इनकम टैक्स ने केवल 2 प्रॉपर्टी तक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट दिया गया है। 2 के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उनको सबको मेरे को क्या मानना पड़ेगा, डिम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। अब 2 प्रॉपर्टी कौन सी मानूं ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मैंने लेट आउट तो किसी को किया ही नहीं है। तो ऐसे केस में 2 प्रॉपर्टी तक मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, 2 के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी आ रही है उनको डिम टू बी लेट आउट मानूंगा। और डिम टू बी लेट आउट में उस प्रॉपर्टी को मानना है जिसका वैल्यूएशन कम आ रहा हो, और जिसका वैल्यूएशन ज्यादा आ रहा हो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए हमें टैक्स की कैलकुलेशन करवानी होती है। इसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर अपन देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेशन करने पे बात करें। तो लेट आउट प्रॉपर्टी हो या डिम टू बी लेट आउट, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेट आउट या डिम टू बी लेट आउट की बात कर रहा हूं, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो जेवी निकालते हैं अपन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से स्टूडेंट जो भी इस प्रॉपर्टी के लिए म्युनिसिपल टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है उसको हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू इसमें आ जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद इसमें से डिडक्शन दी जाएगी, और ये डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर दी गई स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, जो कि सेक्शन 24A के अंदर 30% होगा, फ्लैट इसका 30% होगा। ये 1 लाख है तो इसका 30% 30,000 है, 5 लाख है तो 30% 1.5 लाख है, फिक्स है, 30% डिडक्शन देना ही देना है, फ्लैट डिडक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी में खर्चा कम करो, ज्यादा करो, नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लैट डिडक्शन आपको इसमें दी जाएगी। और फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ये आपकी डिडक्शन होती है ड्यू बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे लेस होगा। म्युनिसिपल टैक्स है कैश बेसिस पे, ये है ड्यू बेसिस पे। लेस करने के बाद सिंपली आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन स्टार्ट ही तब करनी है जब आप स्टार्ट ही कब करनी है, ओनली व्हेन जब आपने शिफ्ट आउट किया है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में हो, शिफ्ट आउट किया है या फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो ही कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज स्टूडेंट इसकी कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए जेवी ऑलवेज टेकन इज 0, जेवी हमेशा क्या देखना है, इसके लिए 0 देखना है, और इस जेवी की वैल्यू में से आपको लेस करना होगा सिर्फ और सिर्फ एक डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, और वो भी कैसे, ड्यू बेसिस पे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। और वो भी कैसे लेस करोगे स्टूडेंट, ड्यू बेसिस पे लेस करते हुए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस केस में आ जाएगी। और वो भी कैसे लेना है, ड्यू बेसिस पे, तो ये माइनस में आएगा या 0 आएगा, माइनस में आएगा 0 इस केस में आपके दिखाई देगा। अब लेट आउट प्रॉपर्टी केस में अपन बात करते हैं, तो कैसे वर्किंग करेंगे, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जेवी देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जेवी ऑलवेज टेकन इज 0,
सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जेवी हमेशा क्या होगा, 0। लेकिन लेट आउट की कैलकुलेशन में जेवी कैलकुलेट करने का तरीका, तो जेवी कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना होगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से ज्यादा है उसको ले लीजिएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट से लेके आ रहे हैं, उससे आपको कंपैरिजन करना है। रेंट कंट्रोल एक्ट से लेके आए, दिस इज कॉल ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, दिस इज कॉल ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसके बाद आ रहा है एक्चुअल रेंट, आप क्या जाएगा, एक्चुअल रेंट, इस केस में आप क्या जाएगा। तो अब इन दोनों में से हायर, इन दोनों में से हायर आप ले लेंगे, इन दोनों में से हायर आपको लेना होगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट जो कि आपके रेंट कंट्रोल एक्ट से आपके आ गया, तो विच एवर इज लोअर, और इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ, और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते जो दोनों में से ज्यादा वैल्यू आ रही है वो मेरा यहां पर आ जाएगा, और दिस कॉल ऑफ विच एवर इज हायर, जेवी बोला जाएगा, वो जेवी आपका बोला जाता है। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 1 लाख, फेयर रेंट है 110, विच एवर इज हायर 110। लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट से स्टैंडर्ड रेंट आ रहा है 90,000, रेंट कंट्रोल एक्ट से रेंट आ रहा है स्टैंडर्ड रेंट 90,000, तो आपका ये एक्सपेक्टेड 90,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो दिस इज 90,000। अब एक्चुअल रेंट आपके आ गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000, तो विच एवर इज हायर 120, इस केस में आपके आ जाएगा। अब यदि आपके डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करूं, डिम्ड लेट आउट में एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, डिम्ड लेट आउट में तो आपका कभी भी क्या नहीं होगा, वहां पर आपके एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है ना वही जेवी हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है ना स्टूडेंट वही जेवी आपके हो जाएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट से है, तो विच एवर इज लोअर, तो एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट होगा नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट तक जो भी अमाउंट आ रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, जेवी, वो मेरा क्या हो जाएगा, जेवी। स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट अवेलेबल, यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नहीं दे रखा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर आपको इसमें लेना होता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि जब जेवी निकाल ली तो उसमें से पहला डिडक्शन आ रहा है म्युनिसिपल टैक्स, और ये म्युनिसिपल टैक्स कैसे लेस करेंगे, तो उसके लिए कहता है कि म्युनिसिपल टैक्स बोलो, प्रॉपर्टी टैक्स बोलो या लोकल टैक्स बोलो, बात एक ही है। म्युनिसिपल टैक्स बोलो, प्रॉपर्टी टैक्स बोलो, ये सब बात एक ही है। तो म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज लेवी ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज लेवी ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट फ्रॉम द जेवी ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, यानी कैश बेसिस पे आपके इसको बताता है। और ये एक्चुअल पेमेंट किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ऑनर के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि टेनेंट करता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, टेनेंट करेगा तो स्टूडेंट डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। इसके बाद ये कहता है कि प्रॉपर्टी यदि इंडिया में सिचुएटेड है, इनसाइड ऑफ इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया है, दोनों का जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां का ये प्रॉपर्टी टैक्स है। तो ऐसे केस में यदि इंडिया में प्रॉपर्टी तो इंडिया का भी म्युनिसिपल टैक्स अलाउड है, और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्रॉपर्टी बाहर है तो बाहर का भी आपके अलाउड हो जाता है। इसके बाद अपन आते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का हम डिडक्शन कैसे देंगे, किस तरह से परमिटेबल करेंगे, तो वो समझिएगा स्टूडेंट। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सेक्शन 24B, सेक्शन 24B के अंदर कहता है कि यदि हमने लोन जैसे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया गया है, एनबीएफसी से लिया गया है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होगा यदि लोन अमाउंट टेकन फॉर एक्वाजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड है। किसके लिए लिया है, एक्वाजिशन खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए लिया गया है, इंटरेस्ट अलाउड है। अब इस अमाउंट का यूज भी उसी पर्पज में होना चाहिए जिसके लिए आपको बताया गया है, उन्हीं पर्पज में होना चाहिए, एक्वाजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल। किसी अदर पर्पज में करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और फ्रेश लोन अमाउंट टेकन फॉर द टॉप अप लोन है तो भी अलाउड हो जाएगा, फ्रेश लोन है, टॉप अप लोन है तो भी वो अलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड लोन अमाउंट यूज अदर देन प्रॉपर्टीज, किसमें यूज हो रहा है, अदर देन प्रॉपर्टीज, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी पेड फॉर डिले पेमेंट ऑफ द लोन, फॉर डिले पेमेंट है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लोन, कोई भी कमीशन ये है या ब्रोकरेज पे किया है लोन को लेने के लिए, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया विदाउट डिडक्ट ऑफ टैक्सेड सोर्स, यानी मैं इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहा हूं
तो गवर्नमेंट कहती है भैया वो इंडिया में आके टैक्स देगा नहीं, तो ऐसे केस में यदि वो इस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट करेगा तो ही उसे अलाउड करेंगे, यदि उसने टैक्स जमा नहीं कराया तो वो हमारे लिए अलाउड नहीं होगा। तो यदि हमने इंडिया के बाहर इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो उस पर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो खर्च का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ये डिसअलाउड होने के लिए बताता है। अब जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। यदि अपन बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डिम टू बी लेट आउट है, लेट आउट है या फिर डिम टू बी लेट आउट है, तो एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड होगा जीएबी में से, आपके एनएबी में से पूरा का पूरा आपका इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। लेट आउट में जितना भी इंटरेस्ट है सारा अलाउड होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन करने के लिए पहली चीज है ये देखना कि शिफ्ट आउट किया है ना तो ही कैलकुलेशन करने पे दिमाग लगाना है, अदरवाइज दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि शिफ्ट आउट किया है तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में अपन बात करते हैं, यदि बात करता है शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख या मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 2 लाख या मैक्सिमम 30,000 का ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मैक्सिमम 2 लाख की मैं बात करूं तो ऐसे केस के अंदर ये कहता है कि लोन अमाउंट मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 कि लोन अपने 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया गया है तो उसका इंटरेस्ट यहां पर 2 लाख तक अलाउड हो जाएगा। लेकिन 2 लाख के लिए और कंडीशन बता रखे एंड प्लस ये करा है कि लोन आपने लिया गया है वो प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही लिया जाना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन है ना वो आपका 5 सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस दिन आपने लोन का बोरो किया है उस डेट से आपको 5 ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना है, तो स्टूडेंट आपको यहां पर 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तीनों में से एक भी कंडीशन छूटती है, तीनों में से एक भी कंडीशन छूटती है कि आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन ले रखा है, आपने लोन का यूज रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लिया गया है, या आपका कंस्ट्रक्शन 5 सालों में कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में यहां पर मैक्सिमम 30,000 ही बेनिफिट ले सकते हो, इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपके पास सपोज करो दो प्रॉपर्टी हैं तो दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इन दोनों का एग्रीगेट करके भी मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा, यानी 2 लाख प्लस 30,000, 2 लाख प्लस 30,000 दोनों मिलाकर इंटरेस्ट की छूट मिलेगी 2 लाख से मिलेगी। 2 लाख से ज्यादा बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते, ये चीज इसमें आपके बता रहा है। अब यहां पर आते हैं स्टूडेंट, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बनता है एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक तो लोन जिस दिन डिसबर्स किया, जिस दिन आपको डिसबर्स किया, इंटरेस्ट उसी दिन से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, बैंक उसी दिन से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन प्रॉपर्टी को अक्वायर या फिर कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है, तो ऐसे केस के अंदर उस पीरियड के इंटरेस्ट को अपन बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। यानी मैं प्रॉपर्टी को बना रहा हूं, बना रहा हूं, तो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, वहां अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी कभी भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आती, अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी कभी भी मेरे प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आती स्टूडेंट, अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड इन द प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो मैं वहां पर यदि प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो अब जो इस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरा बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डेफिनेशन, अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो अब इस पीरियड का जो इंटरेस्ट आ गया उस इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, ये चीज इस केस में बता रहा है। तो स्टूडेंट अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी कभी भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट ना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में माना जाएगा। और ये कैसे काउंट करेंगे? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे जस्ट पहले का 31 मार्च, उससे जस्ट पहले का 31 मार्च, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे जस्ट पहले का 31 मार्च है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। और वहां तक का इंटरेस्ट जिस दिन बैंक ने लोन डिस्पर्स किया वहां से लेकर उससे जस्ट पहले का 31 मार्च तक का इंटरेस्ट जो भी आ रहा है ना वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हमें अमोर्टाइज करना होता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। क्या करना होता है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमोर्टाइज करना होता है। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हमें अमोर्टाइज करना होता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमोर्टाइज करना होता है और 5 साल तक जब पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा वहां से अलाउड करना है, वहां से अलाउड करना होता है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट आ रहा है ना स्टूडेंट, वो 5 सालों में अलाउड करना है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड से। जस्ट इमीडिएटली कमेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोस्ट। क्या है पोस्ट? तो क्या है, जस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट है। तो जितना भी आ रहा है इस साल का अपने एग्जाम के लिए कौन सा होगा, जितना भी आ रहा है वो 25-26 का रहेगा। जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है 25-26 का वो इसमें से लेस कर देना, तो ये आपका जाएगा प्री
और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पोस्ट तो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है, और प्री है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले का 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आ रहा है, वो प्री है। तो डेट ऑफ बोरिंग से लेकर जस्ट पहले का 31 मार्च। अब इसमें आता है अनरिलाइज्ड रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट वो है जो रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि रेंट ड्यू तो हुआ लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अनरिलाइज्ड रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो अनरिलाइज्ड रेंट को डिडक्ट कर देंगे हम एक्चुअल रेंट में से, और एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करके हमारा आ जाएगा एक्चुअल रेंट जो टैक्सेबल होगा, जीओ में जाएगा वो रेंट। लेकिन अनरिलाइज्ड रेंट को यहां पर डिडक्ट करने से पहले रूल 4 की कंडीशन पे फोकस करना है। रूल 4 क्या कहता है कि टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी है, टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी है, पहली चीज टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी है, और दूसरा आपका रेंट बियॉन्ड द रिकवरी है, आपका रेंट बियॉन्ड द रिकवरी है। टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी है और आप जो रेंट रिकवर करने जा रहे हो वो बियॉन्ड द रिकवरी दिखाई दे रहा है, तो वो चीज इस केस में आपके बताता है। क्लियर है? तो अनराइज्ड रेंट आपको क्या करना है, डिडक्ट कर देना है जीवी, एक्चुअल रेंट में से फिर जेवी कैलकुलेट करना है। अब मान लो जब डिडक्ट कर दिया लेकिन बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है, उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ अनराइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनराइज्ड रेंट। और रिकवरी ऑफ अनराइज्ड रेंट है ये टैक्सेबल होगा कैश बेस पे। कैसे होगा? कैश बेस पे। जिस साल मिला जितना मिला वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, और किसमें होगा? हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। चाहे से आपने ऑनरशिप सीज कर ली, चाहे से आपने ऑनरशिप सीज कर लिए तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, आफ्टर अलाउिंग द 30% डिडक्शन, यानी 30% डिडक्शन देने के बाद वो आपके अमाउंट यहां पर आएगा। तो 30% डिडक्शन देने के बाद इसमें वो अमाउंट आएगा। तो 30% डिडक्शन देने के बाद वो अमाउंट इस केस में डिडक्शन टैक्सेबल होगा। जैसे अनराइज्ड रेंट मिला 50,000, तो 50,000 का 30% 15,000 का डिडक्शन दिया, और 30% डिडक्शन देने के बाद 35,000 आपके टैक्सेबल होता है। इसी तरह से एक आता है एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट क्या है? ये डिस्प्यूट पीरियड का रेंट है, जो बकाया रेंट है। टेनेंट दे रहा है 10,000 रुपए पर मंथ आपका रेंट, जबकि ऑनर उससे मांग रहा है 15,000 रुपए का रेंट। दोनों में रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे 5,000 का डिस्प्यूट हो रहा है। अब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ तो टेनेंट से जब रेंट रिकवर होकर आया ये 60,000 रुपए, इसी 60,000 को बोलेंगे एरियर ऑफ रेंट, कि डिस्प्यूटेड पीरियड का रेंट है जो अब आपको रिसीव हो रहा है बाद में, तो उसको बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। और जब इसकी रिकवरी हो रही है तो स्टूडेंट एरियर ऑफ रेंट और अनराइज्ड रेंट दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सेम अनराइज्ड रेंट की तरह से। यानी अनराइज्ड रेंट बोलो चाहे एरियर ऑफ रेंट बोलो, दोनों की कैलकुलेशन एक ही है, दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे हाउस प्रॉपर्टी में। और 30% डिडक्शन देने के बाद, चाहे से आपने बाद में प्रॉपर्टी बेच भी दी गई है, प्रॉपर्टी बेच भी दी गई है, तो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और आफ्टर अलाउिंग द 30% डिडक्शन देने के बाद, आफ्टर अलाउिंग द 30% डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। एक आता है स्टूडेंट वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड क्या है कि आपके टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी, टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी, और वैकेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, बिल्कुल वैकेंट रहनी चाहिए, आपको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं करना, तो वैकेंसी पीरियड का डिडक्शन मिल जाता है। तो वैकेंसी पीरियड का डिडक्शन देने के लिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू अपन को लेनी है पूरे साल भर की, फेयर रेंट पूरे साल भर का लेते हैं, और स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं। तो इन दोनों में से तो हायर और इन दोनों में से लोअर लेते हुए आपका बनता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। और स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है ना, उसको मेरे को कंपेयर करना है किसके साथ? एक्चुअल रेंट से। और यदि मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है जब तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल रेंट इज जीएबी, एक्चुअल रेंट इज जीएबी। यदि एक्चुअल रेंट इज हायर तो एक्चुअल रेंट इज जीएबी, तो एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा? जीएबी हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो वहां अब आपको देखना होगा क्या उसका रीजन वैकेंसी तो नहीं है, क्या उसका रीजन वैकेंसी तो नहीं है, कम आने का रीजन वैकेंसी नहीं है। यस, रीजन इज द वैकेंसी। वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट ही जीएबी हो जाएगा, एक्चुअल रेंट ही जी हो जाएगा। लेकिन अदर देन वैकेंसी, जैसे ऑनर ने खुद नहीं उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया तो वो वैकेंट नहीं मानी जाएगी, तो अदर देन वैकेंसी, तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट जीएबी बन जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट जीएबी इस केस में आपके आ जाएगा, तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट आपके क्या आ जाता है? जीएबी आ जाएगा। एक आता है को ऑनरशिप। को ऑनरशिप का मतलब है एक ही प्रॉपर्टी पर आपके दो या दो से ज्यादा ऑनर होते हैं, वो आपके को ऑनरशिप में कवर होता है। यानी एक ही प्रॉपर्टी है, इसमें दो और दो से ज्यादा ऑनर है, जैसे ए और बी दो ऑनर हैं, तो दो ऑनर है तो इसको बोलेंगे को ऑनरशिप। और उनका शेयर आइडेंटिफाई होना चाहिए, उनका शेयर क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेबल होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर इसको बोलेंगे को ऑनरशिप। अब इस केस में, को ऑनरशिप के केस में, यदि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इसकी कैलकुलेशन कब करनी है? जब शिफ्ट आउट किया गया है, शिफ्ट आउट किया गया है या ओल्ड टैक्स रिजीम में।
आपकी कैलकुलेशन करनी है, डिफॉल्ट में तो होगी नहीं। तो जेवी ऑलवेज टेकन इज जीरो, जेवी क्या होगी जीरो, और उसमें से 2 लाख या 30,000 का मैक्सिमम डिडक्शन दे सकते हैं अपन। यदि 2 लाख प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए और रिपेयर वगैरह के लिए, तो 30,000 का मैक्सिमम डिडक्शन उसमें मिल जाएगा। और हर एक ऑनर को सेपरेट सेपरेट डिडक्शन मिलेगी, 2 लाख और 30,000 की सेपरेट सेपरेट डिडक्शन मिलेगी इसमें, सेपरेट सेपरेट। लेकिन जब मैं बात करता हूं लेट आउट प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले आपको पूरी प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करना है। पूरी प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लो, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने के बाद उनको उनके को ओनरशिप के रेशियो में प्रोपोर्शनल कर दो, उनको उनकी को ओनरशिप के रेशियो में प्रोपोर्शनल कर देना। ये 50-50 है तो 50-50, या जो भी को ओनरशिप का रेशियो है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है ना, आप पहले बिना कोई इफेक्ट दिए को ओनरशिप का पहले पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लो, और फिर उसको प्रोपोर्शनल कर देना, ये चीज आपके इसमें बताना है। क्लियर है स्टूडेंट? दिस द कंसेप्ट इज कॉल्ड को-ओनरशिप, इसके बाद स्टूडेंट आता है डिम्ड ओनरशिप। डिम्ड ओनरशिप का मतलब है आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में आपको टैक्स देने के लिए सेक्शन 27 आपके डिम्ड ओनर आपको मान लेगा। सेक्शन 27 में आपको डिम्ड ओनर मान लेगा। जैसे आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में टैक्स बचाने के लिए स्पाउस को दे दी, किसको दे दी? वाइफ को दे दी। स्पाउस, पति ने पत्नी को या पति ने पति को, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी किसको दे दी? स्पाउस को दे दी। या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है माइनर चाइल्ड को, किसको ट्रांसफर कर दी है? माइनर चाइल्ड को। तो ऐसी सिचुएशन को अपन यहां पर देखते हैं कि आपने टैक्स बचाने के लिए ये काम किया है, तो इनकम उठा के वापस ट्रांसफर की इनकम में जोड़ देंगे, और ट्रांसफर को क्या मान लेंगे? डिम्ड ओनर। तो स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को किया है। लेकिन माइनर चाइल्ड में यदि मैरिड डॉटर है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, डिम्ड ओनरशिप का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा माइनर मैरिड डॉटर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, माइनर मैरिड डॉटर है तो डिम्ड ओनरशिप का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा आता है आपके, यदि हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है और ये लीज पीरियड हमारा 12 साल या उससे ऊपर का है, तो ऐसे केस के अंदर ये तो एक्चुअल ओनर हो ही जाएगा, अपन देख रहे थे। और ये जब आपके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो रहा, लेकिन इस भाई ने इस बार ओनरशिप ले ली, लीज पे प्रॉपर्टी ले ली 12 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो ये तो ऑनर है ही। ये जब इस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर लेट आउट कर रहा है, तो इससे जो रेंट मिलेगा तो ये डिम्ड ऑनर बन जाएगा मिस्टर बी, यदि प्रॉपर्टी इज टेकन 12 ईयर और मोर, लीज पे ली गई है 12 ईयर और मोर ली गई है, तो ऐसे केस में ये तो हो जाएगा ऑनर और ये बन जाएगा डिम्ड ऑनर। तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो हाउस प्रॉपर्टी के जो मेन पॉइंट थे ना स्टूडेंट, वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, सारे मैंने आपको फटाफट कवर करा दिए गए हैं। तो आप देखोगे पूरे पॉइंट आपके इसमें कवर होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।